Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is about polysaccharides. 4 class first year biology. First we discuss about the learning objectives. We want to understand the term polysaccharides and also discuss the types of polysaccharides, their functions and also their examples. First, what is polysaccharide? Polysaccharide can be defined as it yields more than 10 monosaccharides units upon hydrolysis. जब भी हाइड्रोलिसिस होगी वाटर की मदद से हम किसी भी जो लॉन्ग चेन है मोनोसैकराइड्स की जिसे हम पॉलीसैकराइड कह रहे हैं उसकी ब्रेक डाउन करेंगे तो ये हमें जो अगर 10 से ज़्यादा यूनिट 10 या 10 से ज़्यादा मोनोसैकराइड यूनिट्स हमें देगा, मोर देन 10 यूनिट्स अगर हमें देगा, ये बात याद रखनी है कि मोर देन 10 यूनिट्स, जब ये हमें 10 से ज़्यादा यूनिट्स क्या होंगे मोनोसैकराइड्स के आएंगे तो हम उस चेन को किस में कंसीडर करेंगे, पॉलीसैकराइड्स कहेंगे। तो ये क्या होता है, व्हेन वी हाइड्रोलाइज द लॉन्ग चेन ऑफ मोनोसैकराइड्स एंड इट गिव अस मोर देन 10 monosaccharides, then we consider as a polysaccharide. It is the largest group of carbohydrate. ये बेसिकली क्या है, ये जो कार्बोहाइड्रेट की जो ये क्लास है ये सबसे लार्जेस्ट क्लास है कार्बोहाइड्रेट की। इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हमने आगे डिस्कस करने हैं वो जो है मोस्ट अबंडेंट हैं ऑन अर्थ, दैट्स व्हाई दे आर कंसिडर एज द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इसके बाद हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ पॉलीसैकराइड्स कौन सी प्रेजेंट हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पॉलीसैकराइड्स, होमोपॉलीसैकराइड्स एंड हेटेरोपॉलीसैकराइड्स। आपको वर्ड होमो से ही पता चल रहा होगा, होमो मीन्स सेम, पॉलीसैकराइड्स क्या है, लॉन्ग चेन ऑफ मोनोसैकराइड। द कंडेंसेशन ऑफ ओनली वन काइंड या सेम काइंड ऑफ मोनोसैकराइड्स इज कॉल्ड होमोपॉलीसैकराइड्स। और अगर मैं हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट और पॉलीसैकराइड्स का मतलब है लॉन्ग चेन ऑफ मोनोसैकराइड्स, तो इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कंडेंसेशन ऑफ दी डिफरेंट काइंड्स ऑफ मोनोसैकराइड्स। अगर हमारे पास एक ही तरह के मोनोसैकराइड्स जो है लॉन्ग चेन बना रहे हैं तो वो हमारे पास क्या कहलाएंगे, होमोपॉलीसैकराइड्स, जिसके एग्जांपल हमारे पास स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज और काइटिन है। जबकि जो हमारे पास हेटेरोपॉलीसैकराइड्स जो है वो क्या होते हैं, उनमें डिफरेंट जो हैं आपके पास जो मॉलिक्यूल्स हैं डिफरेंट कंपाउंड्स उसमें क्या हो जाते हैं, काइंड्स ऑफ मोनोसैकराइड्स मौजूद है, मतलब डिफरेंट कंपाउंड्स उसमें मौजूद होंगे मोनोसैकराइड्स में, दैट्स वाई दे आर कंसीडर एज अ हेटेरोपॉलीसैकराइड्स। और इसके एग्जांपल हमारे पास क्या है, एगर, पैक्टिन और पेप्टिडोग्लाइकन। अब जाहिर बात है ये जो आपके पास हेटेरोपॉलीसैकराइड्स हैं इनके जो स्ट्रक्चर है ये बहुत कॉम्प्लेक्स होता है और एज़ कम्पेयर टू होमोपॉलीसैकराइड्स। तो हमारी बुक के अंदर जो फर्दर डिटेल जिसकी मौजूद है जो हमने डिस्कस करनी है अपने टेक्स्ट के मुताबिक वो है होमोपॉलीसैकराइड्स। और उसमें हम होमोपॉलीसैकराइड्स में जो हमने पढ़ना है किस रेफरेंस से हमने पढ़ना है, स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज एंड काइटिन के हिसाब से हम पढ़ेंगे। और हमारी किताब में जो है वो होमोपॉलीसैकराइड्स मौजूद है। हेटेरोपॉलीसैकराइड्स, क्योंकि हेटेरोपॉलीसैकराइड्स हमारी किताब में मौजूद नहीं है, उसकी रीज़न ये है कि ये जो है मोस्ट कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स हैं, इस वजह से जो है अभी जो हमारी बुक के अंदर है वो जिसको हमने डिस्कस करना है वो हमारे पास कौन से सैकराइड्स मौजूद होंगे, होमोपॉलीसैकराइड्स मौजूद है। अब सबसे पहले आप देख इसकी हम फंक्शन की बात कर लेते हैं कि पॉलीसैकराइड्स का फंक्शन क्या है। इट इज़ यूज एज अ फूड या एनर्जी स्टोरेज के स्टोर कर सकते हैं। जो आपके पास स्टार्च या ग्लाइकोजन है ये एज अ फूड रिजर्वायर के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। स्टार्च आपने पहले भी पढ़ा हुआ कि स्टार्च प्लांट में जो है वो फूड स्टोरेज जो होती है वो स्टार्च की फॉर्म में होती है और ग्लाइकोजन एनिमल्स में स्टोर होती है। इसी तरह स्ट्रक्चरल मटेरियल है, दे प्रोवाइड द स्ट्रक्चर मटेरियल। आपको पता है कि जो सेल वाल है प्लांट की वो सेलुलोज की बनी हुई है। इसी तरह काइटिन जो फंगस की सेल वाल है वो काइटिन की बनी हुई है। और काइटिन इसके अलावा आपको ये पता है कि जो काइटिन है वो एक्सोस्केलेटन भी बनाता है इन आर्थ्रोपोड्स। जो आपके ये आर्थ्रोपोड्स के मेंबर्स जिसमें कॉकरोच है, कीड़े हैं, ये जो उनके जो एक्सोस्केलेटन बनता है वो बेसिकली किसका बना होता है, काइटिन का। और जो फंगल की सेल वाल है वो भी काइटिन की बनी हुई है। दैट्स वाई दे आर कंसीडर एज अ स्ट्रक्चरल मटीरियल। जो है ये जो पॉलीसैकराइड्स हैं वो स्ट्रक्चर मटीरियल के तौर पे जो है इस्तेमाल हो रही है। दे आर कन्वीनियंट स्टोरेज मॉलिक्यूल फॉर सेवरल रीजन।
अब जो है ये स्टोरेज मॉलिक्यूल, जो ऐसा हमने कहा कि स्टार्च और ग्लाइकोजन हमारे पास स्टोरेज मॉलिक्यूल मौजूद है, वो क्यों जो है स्टोरेज मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं, उसकी रीजंस क्या है? बिकॉज दे हैव लार्ज साइज़। एक तो ये है कि इनका साइज़ क्या है, लार्ज है, तो ये क्या है, इजीली सोलूबल नहीं होंगे। जब वो इजीली सोलूबल नहीं होंगे तो दैट्स वाई, जब वो वाटर में इजीली सोलूबल नहीं होंगे तो वो ऑस्मोटिक प्रेशर, जो आपका ऑस्मोटिक लेवल है, जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, जिसकी वजह से हमें ये फ़ायदा ये हो जाता है उनके लार्ज साइज़ का कि वो जो अंदर ऑस्मोटिक लेवल है उसको ये डिस्टर्ब नहीं करते। दूसरा क्या है, दे फोल्ड इनटू अ कॉम्पैक्ट शेप। ये क्या है, जो है फोल्ड हो गए, कॉम्पैक्ट शेप बन जाती है। कॉम्पैक्ट शेप का फ़ायदा क्या होता है, ये जगह या स्पेस जो है वो कम ऑक्यूपाई करेंगे। तो इसका दूसरा फ़ायदा में ये होगा कि ये जगह भी क्या है, कम जो है वो जो है लेते हैं। और तीसरी बात ये है कि दे कैन ईजिली कन्वर्टेड इनटू शुगर्स। जब एनिमल्स को या ऑर्गेनिज्म को जो है क्या एनर्जी की ज़रूरत है, तो वो क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट आर द इंस्टिंक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट जो है वो इंस्टिंक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है। ये कार्बोहाइड्रेट फ़ौरन जो है, जो शुगर से वो ब्रेक डाउन होती हैं और उसकी वजह से क्या होता है, हमें एनर्जी प्रोवाइड हो जाती है, एनिमल्स को एनर्जी प्रोवाइड हो जाती है। तो ये इसका फ़ायदा है कि इसको यूज़ किया जाए एज अ स्टोरेज मॉलिक्यूल, कि जिसकी वजह से क्या है, ये हमें हमारी बॉडी के अंदर या एनिमल्स हो या प्लांट की बॉडी के अंदर स्टोरेज मॉलिक्यूल जो है यूटिलाइज हो रहे हैं। तो हमने पहली रीज़न देखी कि इनका लार्ज साइज है। उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि ये ऑस्मोटिक लेवल को चेंज नहीं करते। फोल्ड इनटू अ कॉम्पैक्ट शेप, फोल्ड इनटू कॉम्पैक्ट शेप से फ़ायदा क्या है कि जगह क्या है, कम जो है घेरते हैं, कम लेते हैं। और तीसरा फ़ायदा हमें यह है कि जब भी हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, ये शुगर्स में कन्वर्ट होकर जो है हमें जो है एनर्जी प्रोवाइड कर देते हैं। तो ये तो था इसके फंक्शंस के बारे में। अब इसके एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमने जो आपको मैंने पहले भी बताया कि हमने इधर जो पढ़नी है वो हमने कौन सी पढ़नी है, होमोपॉलीसेकेराइड्स के बारे में पढ़ना है। तो जो सबसे पहली एग्जांपल है वो स्टार्च है। स्टार्च कैसे बनी हुई है? स्टार्च बेसिकली जो आपके पास हंड्रेड्स ऑफ अल्फ़ा ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स की बनी हुई है। इट इज़ फॉर्म बाय दी हंड्रेड्स ऑफ अल्फ़ा ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, ठीक है। फिर इसके अलावा आपको मैंने ये पहले भी बताया कि इट इज़ द स्टोरेज मटेरियल फॉर प्लांट। ये प्लांट के लिए क्या है, ये स्टोरेज मटेरियल है, मतलब जो स्टोर करता है, वो स्टोर करता है कार्बोहाइड्रेट को। वो किस फॉर्म में करते हैं, इन दी फॉर्म ऑफ स्टार्च की फॉर्म में करेगा। अब जो स्टार्च है वो डाइजेस्ट कैसे होती है, इट डाइजेस्टेड बाय द अमाइलेज। अब आपको ये जो डाइजेशन हो रही है, जो इसको ब्रेक डाउन करेगा, जो एंजाइम वर्क करता है, वो कौन सा अमाइलेज वर्क कर रहा है। और आपको पता है अमाइलेज किधर प्रोड्यूस होता है? अमाइलेज आपकी दो जगहों पे प्रोड्यूस हो रहा है। एक आपकी ओरल कैविटी है और एक आपका ये जब स्टमक में जो है अमाइलेज प्रोड्यूस होता है। जो आपका ओरल कैविटी में अमाइलेज प्रोड्यूस हो रहा है उसे हम अमाइलेज ही कहते हैं। और जो आपका जो स्टमक में अमाइलेज प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम पैक्टिक अमाइलेज बोलेंगे। पैनक्रियाटिक अमाइलेज जो है ना, वो उसको हम क्या बोलते हैं, जो आपका स्टमक में जो आपका अमाइलेज जो प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम कहेंगे पैनक्रियाटिक अमाइलेज। जब हम देखते हैं कि जो स्टार्च है, स्टार्च की जब ब्रेक डाउन होती है, ब्रेक डाउन का प्रोसेस किसकी मदद, विद द हेल्प ऑफ वाटर, जिसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोलिसिस। तो स्टार्च की जब ब्रेक डाउन होती है विद द हेल्प ऑफ अमाइलेज, तो ये माल्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। और जब ये माल्टोज में कन्वर्ट होगा तो इसके बाद आपके पास एक और एंजाइम होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, माल्टेज। और वो जो माल्टेज है वो इसे किस में कन्वर्ट कर देगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। तो ये तो था कि कैसे जो है जो स्टार्च है वो कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में। तो इससे हमें पता चला कि स्टार्च जो है वो बेसिकली किस मॉलिक्यूल्स का बना हुआ है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का बना हुआ है। और स्टार्च की प्रेजेंस को कंफर्म करने के लिए जो टेस्ट किया जाता है उसे हम आयोडीन टेस्ट कहते हैं। और ये बात याद रखनी है कि ये आयोडीन के साथ जो कलर देता है वो ब्लू कलर देता है। स्टार्च अगर किसी ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है या फूड में प्रेजेंट है तो हम उसको लिए जो टेस्ट करते हैं उसे आयोडीन टेस्ट कहते हैं। और इसका कलर क्या आता है, ब्लू कलर आता है आयोडीन के साथ। फर्दर देखते हैं इसकी कौन सी टाइप्स हैं। इसकी जो स्टार्च की जो है वो दो टाइप्स हैं।
अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। सबसे पहले तो हम अमाइलोज की बात करते हैं। अमाइलोज जो है आपके पास वो अनब्रांच चेन है, अनब्रांच स्ट्रक्चर है और ये सोलुबल होता है, हॉट वाटर में सोलुबल है। अब ये भी क्या है, ये आपके पास अल्फ़ा ग्लूकोज है। मुझे अल्फ़ा ग्लूकोज का कैसे पता चला है, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर और हाइड्रोक्सिल आयन किधर मौजूद है, इसका नीचे मौजूद है। ये कार्बन 1 है, ये देखें कार्बन 1 2 3 4 5 और ये देखें 6 पे जो है ना ये मुझे नज़र आ रहा है। इसी तरह ये क्या है 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 1,4 OH नीचे मौजूद है तो अल्फ़ा लिंकेज, तो 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज प्रेजेंट है। तो ये और इसके साथ किसी किस्म की भी कोई ब्रांच यहाँ पे ऊपर कहीं भी ब्रांच आपको अटैच नज़र नहीं आ रही। दैट्स व्हाई दे आर अनब्रांच स्ट्रक्चर soluble in hot water and they are formed by the condensation of the alpha glucose and they have 1,4 glycosidic linkage, 1,4 alpha glycosidic linkage। तो ये तो बात होगी किसके बारे में, अमाइलोज की जो एक टाइप है, जिसे जो स्टार्च की एक टाइप है जिसे हम अमाइलोज कह रहे हैं। सेकंड टाइप है हमारे पास अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोपेक्टिन हमारे पास दो आपने ये देखना है, इसमें सबसे पहले इसकी ये है कि ये क्या होता है, ब्रांच स्ट्रक्चर है। इसमें देखिए ये ब्रांच क्या है मौजूद है। ये भी क्या है अल्फ़ा ग्लूकोज का बना हुआ है। अल्फ़ा ग्लूकोज के 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्फ़ा ग्लूकोज क्या है इसमें भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ब्रांच्ड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। और ये क्या है, दे आर कम्प्लीटली इनसोलुबल इन वाटर, ये वाटर में सोलुबल बिल्कुल नहीं होता। अब ये देखें मुझे क्या है 1 2 3 4 5 और ये 6, तो ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होगा, रिंग स्ट्रक्चर। ये भी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, अल्फ़ा है। कैसे मुझे पता चला ये अल्फ़ा है, क्योंकि हाइड्रोक्सिल आयन नीचे क्या है मौजूद थे। तो ये हाइड्रोक्सिल आयन 1 का हाइड्रोक्सिल आयन और इधर 4 का हाइड्रोक्सिल आयन की वजह से क्या हुआ, लिंकेज हुई, जिसमें कार्बन और कार्बन जो लिंकेज हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था जिसे हम ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बोलते हैं। तो 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज एक इसकी इस चेन में मौजूद है। फिर उसके बाद यहाँ पे फिर हम देख लेते हैं, ये देखें ये कार्बन 1 है, 2 3 4 5 6 और यहाँ से हम देखते हैं कौन सा कार्बन है। ये देखें आपके पास कार्बन 1 2 3 4 5 6, तो ये कार्बन 1 का ऑक्सीजन जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप का ऑक्सीजन है वो किसके साथ बाइंड कर जाएगा, कार्बन 2 के कार्बन 6 के हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ। ये आपका कार्बन 6 है, देख लें 1 2 3 4 5 एंड 6, तो ये 6 कार्बन के साथ क्या करेगा, बाइंड करेगा। तो आपके पास इन जो बाइंड होगा तो इधर कार्बन और कार्बन का जो बॉन्ड बना है जिसे आप क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बोलते हैं। और इसकी वजह से क्या हुआ, एक चेन ये और एक चेन ये, और ये आपस में क्या हो रही है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज की वजह से कनेक्ट हो रही है, जिसे हम कहते हैं ब्रांच चेन बन गई। ये कौन सी बन गई, ब्रांच चेन बन गई, जिसे हम क्या बोले अमाइलोपेक्टिन। तो आपके पास स्टार्च जो है वो दो तरीके से, दो स्ट्रक्चर से उसके प्रेजेंट है, दो टाइप्स मौजूद हैं। एक को हम कौन सी कहते हैं, अमाइलोज, और एक को कहते हैं अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज जो थी वो अनब्रांच थी, जो अमाइलोपेक्टिन थी वो ब्रांच थी। और दूसरा फ़र्क ये, एक जो है वो हॉट वाटर में जो है सोलुबल है और दूसरी जो है वो इनसोलुबल है, कम्प्लीटली इनसोलुबल है वाटर में। तो ये तो था आपके पास स्ट्रक्चर ऑफ स्टार्च का के बारे में। अब हम इसके फर्दर हम दूसरे एग्जांपल कंसीडर करते हैं जो आपके पास है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन भी क्या है, इट इज़ फॉर्म बाय द कंडेंसेशन ऑफ द अल्फा ग्लूकोज। ये भी अल्फा ग्लूकोज की बनी हुई है। इट इज़ अ स्टोरेज मटेरियल इन एनिमल्स, ये स्टोरेज मटेरियल है एनिमल में, जिसे एनिमल स्टार्च भी हम कहेंगे। और ये इट गिव्स रेड कलर विद आयोडीन। अगर इसकी प्रेजेंस चेक करनी हो तो हमें अगर आयोडीन टेस्ट करें तो ये कौन सा कलर देती है, रेड कलर देती है। तो अब हम देखते हैं कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल में कौन सी लिंकेज मौजूद है। अब ये बात आपने याद रखनी है कि ये आपको ये डॉटेड्स नजर आ रही है, दैट डॉटेड्स आर रिप्रेजेंटेड दैट दे आर हाईली ब्रांच्ड स्ट्रक्चर, they are highly branched structure. These dotted represented that they are highly branched structure. ये branch structure है, highly branched structure है। अब क्या होता है, ये उसमें से हमने इसमें से ये हाईली जो ब्रांच स्ट्रक्चर है जो डॉट रिप्रेजेंट करें, उसमें से मैंने सिर्फ ये एक जो डॉट है ये इसका वो हमने फर्दर क्या किया है, हमने इसका फर्दर डिटेल में स्टडी किया कि बना हुआ किसका है। तो वो ये जो मॉलिक्यूल किसका बना हुआ है, ये जो पूरा पॉलीसेकेराइड है किसका बना हुआ है, ये भी आपके पास ग्लूकोज मॉलिक्यूल का क्या है बना हुआ है। अब ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, ये देखें डॉट इधर रिप्रेजेंट कर रहा है, किसका बना हुआ है,
ये जो एक डॉट स्ट्रक्चर वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्लूकोज को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये क्या हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर है। अब हम देखते हैं कि ये कैसे बना हुआ है। ये जो हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर है, अब ये देखें, मैं ये पता है, ये देखें ये ऑक्सीजन लिंक कर रही है 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5 6। तो और ये देखें हाइड्रोल, इसका मतलब है और नीचे ना, तो इसका मतलब है हाइड्रोक्सल ग्रुप नीचे था, तो हाइड्रोक्सल ग्रुप इधर भी नीचे इधर भी नीचे, तो ये अल्फा लिंकेज है। तो मुझे ये पता चल गया ये इधर अल्फा लिंकेज है, ये भी ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, ये भी ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है। तो 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होगी, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज इसकी एक ब्रांच में मौजूद है। साथ दूसरा देख लेते हैं, ये जो ब्रांच चेन बना रहा है इधर क्या है 1,6 मौजूद है, इधर क्या थी 1,4। यहाँ पे फॉर्म देख लेते हैं कि देखें 1 2 3 4 5 6 और ये 1 है, तो 1,4 अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है ये। और ये क्या है 1,6 अल्फा, आपके पास क्या हो जाएगी 1,6। ये यहाँ पे ये देखें हाइड्रोक्सल ग्रुप नीचे की तरफ मौजूद है, इस वजह से क्या ये 1,6 अल्फा जो है ना ग्लाइकोसाइड लिंकेज हुई है। और ये क्या है क्या बना रहा है, ब्रांच स्ट्रक्चर बना रहा है। अब जो अमाइलोपेक्टिन था वो हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर नहीं था, लेकिन ये क्या है, ये ग्लाइकोजन क्या है हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर है। क्या है इसका मतलब ये हुआ कि ये रिजेंबल तो करता है अमाइलोपेक्टिन से, लेकिन वो इतनी ब्रांच वो एज कम्पेयर टू अमाइलोपेक्टिन दे आर हाईली ब्रांच चेन। ये जो है ना हाईली ब्रांच चेन को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसे हम क्या कहते हैं ग्लाइकोजन। और ये क्या है, ये एनिमल स्टार्च भी कहलाता है। और ये एनिमल में क्या है, स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट है, जिससे और जब जिस फॉर्म में ये क्या है, जो आपके पास कार्बोहाइड्रेट है वो एनिमल में इस फॉर्म में स्टोर होती है। तो ये तो किसके बारे में स्ट्रक्चर था, आपका ग्लाइकोजन के बारे में स्ट्रक्चर था। तो ग्लाइकोजन में भी आपने याद रखना है कि ये भी ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का बना हुआ है, और इनमें भी कौन सी लिंकेज मौजूद है, अल्फा 1,4 और 1,6 लिंकेज मौजूद है। अब हम तीसरी एग्जांपल को डिस्कस कर लेते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, सेलुलोज। अब ये जो है सेलुलोज दे आर द मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट ऑन अर्थ। ये जो है सबसे ज़्यादा जो है जो आपके पास पॉलीसेकेराइड जो अबंडेंट है वो कौन सी है, सेलुलोज। सेलुलोज फॉर्म द सेल वॉल्स ऑफ द प्लांट। आपको पता है कि जो सेल वॉल जो बनी हुई है वो सेलुलोज की बनी हुई है। और ये भी क्या है, दे आर फॉर्म बाय द कंडेंसेशन ऑफ हंड्रेड्स ऑफ बीटा ग्लूकोजेस। अब ये किसकी बनी हुई है, बीटा ग्लूकोजेस की बनी हुई है। और जो सेलुलोज है वो दे शो नो कलर विद आयोडीन। ये किसी किस्म का भी जो है ना, अगर सेलुलोज की प्रेजेंस को शो करना चाहें तो वो आपको ये बताया ये है कि अगर आयोडीन टेस्ट करते हैं तो ये किसी किस्म का भी कलर जो है वो शो नहीं करेगी, कलरलेस रहेगा। फिर इसके बाद क्या है, इट हैज़ अनब्रांच स्ट्रक्चर लाइक द अमाइलेज। ये जो बेसिकली जो आपके पास अमाइलोज स्टार्च थी उसकी तरह क्या है, ये भी क्या है अनब्रांच स्ट्रक्चर है, बट इट हैज़ बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। वहाँ पे जो आपके पास अमाइलोज स्ट्रक्चर था ये आपके पास अमाइलोज है, ठीक है, अमाइलोज स्टार्च। जो आपके पास अमाइलोज स्टार्च है वो उसी तरह क्या है 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज मौजूद है, लेकिन वहाँ पे कौन सी जो अमाइलोज स्टार्च थी वहाँ पे आपके पास अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज थी, लेकिन यहाँ पे आपके पास कौन सी लिंकेज है, बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो आपने ये बात याद रखनी है कि सेलुलोज में आपके पास कौन सी लिंकेज मौजूद है, बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। और ये जो बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है, जब ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल अरेंज होंगे तो ये बात आपने याद रखनी है कि दे आर अरेंज अल्टरनेटिवली इन अपराइट एंड इन्वर्टेड मैनर। क्या होगा, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल क्या होगा, अगर अपराइट है तो दूसरा उसका क्या होगा, इन्वर्टेड मॉलिक्यूल की इन्वर्टेड मैनर पे अरेंज होगा। तो इस तरह क्योंकि हाइड्रोक्सल ग्रुप क्या है आमने सामने आ जाए और उनके दरमियान में लिंकेज हो जाए। अगर इस तरह वरना बीटा जो बीटा आपको पता है ऊपर की तरफ हाइड्रोक्सल ग्रुप है, रिंग ऊपर मौजूद होता है, तो इसी तरह का ये आपस में क्या है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बना सकते हैं, अदरवाइज ये जो है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड नहीं बना सकते। तो अब हम इसकी स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। स्ट्रक्चर में आपने ये बात याद रखनी है कि ये आपके पास क्या आ गया, अब आपने स्ट्रक्चर बनाते हुए ये बात याद रखनी है, सबसे पहले आपने क्या करना है, जो ऑपरेट विजिन जो नॉर्मल ग्लूकोज है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना लेना है। ये देखें ये ऑक्सीजन है, मुझे इधर से पता चल गया ये ऑक्सीजन जो C1 और C5 के साथ अटैच होता है। तो ये जिसे आपने पहले भी आपको मैंने समझाया था कि जब हमने एक कायरल कार्बन वो जब हमने कायरल कार्बन या एसिमेट्रिक कार्बन की बात की थी कि ऑक्सीजन जो है वो किसके साथ लिंक करता है और रिंग स्ट्रक्चर कैसे बनता है।
तो ये C1 है, C2, C3, C4, C5, तो ये C5 के साथ अटैच हो गया और ये C6 है। तो ये तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हो गया। और यहाँ पे OH जब ऊपर कर देंगे तो इससे आपको ये बात आपको पता है, जब OH ऊपर आ जाए तो वो आपके पास कौन सी लिंकेज होती है, बीटा लिंकेज फॉर्म करेगी। अब आपने इसको बीटा लिंकेज बनाने के लिए जो दूसरा है, अब यहाँ से आपने ये बना लिया, इसको इन्वर्ट कर दें। इन्वर्ट कैसे करना है, इसको उलट कर दें। ये जो ऑक्सीजन अब इधर हाइड्रोजन की जगह आ जाएगा। ये अब मेरी ज़रा अब बात गौर से जो ज़रा यहाँ पे कंसंट्रेशन आपने ज़रूर करनी कि जब आप बनाने लगेंगे तो क्या है, ये ऑक्सीजन को आपने क्या कर देना है, हाइड्रोजन की जगह कर देना है। ये देखें अब मेरे पास ये क्या होगा, ये इन्वर्टेड का क्या मतलब है, ये ऑक्सीजन आपने इधर प्लेस कर दिया। अब जैसे आप इधर प्लेस कर देंगे साथ साथ उस स्ट्रक्चर को देखते जाए, इधर ऑक्सीजन प्लेस हो गया। अब जारी बात है इसके बाद आपके पास क्या आ जाता है, CH2OH, CH2OH इधर आ जाएगा। फिर इसके बाद आपके पास क्या आ जाता है, यहाँ पे फिर कार्बन आपका लग जाएगा, ठीक हो गया। फिर आपके पास ये देखें, यहाँ पे फिर कार्बन अटैच कर दिया, यहाँ पे कार्बन अटैच किया और यहाँ पे आपके पास कार्बन अटैच हो जाएगा। अब ये बात आपने याद रखनी कि ऑक्सीजन लिंक विद एक कार्बन 1 और ये कार्बन 4 है, ठीक, ये जो है ना आपने ये बात याद रखनी है। तो इस तरह आपके पास जब ये अटैचमेंट होती है तो क्योंकि ये इन्वर्टेड पोजीशन पे चला गया ना, तो ये जब इन्वर्टेड पोजीशन पे जाएगा तो जो इसकी इन्वर्टेड पोजीशन का मतलब क्या, इसका उलट हो जाना, इस स्ट्रक्चर का उलट हो जाना। आप इसको देख के इसका उलट स्ट्रक्चर बना लेंगे। जब इसका आप उलट करेंगे तो क्या होगा, जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो किधर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। और जब ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो कार्बन नंबर 4 पे मौजूद था वो जब ऊपर चला जाएगा तो कार्बन, आपने ये बात याद रखनी है, क्या होगा, कार्बन 1 और कार्बन 4 के दरमियान लिंकेज बनेगी जिसे आप क्या बोलेंगे, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। और अब ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऊपर है ना, तो इस वजह से इसे क्या बोलेंगे, बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बोलेंगे। मैं फिर दोबारा आपको ये रिपीट कर देता हूँ कि जब आप ये स्ट्रक्चर बनाएंगे, जब आपने स्ट्रक्चर बनाना होगा तो इसका की पॉइंट क्या है कि पहले आपने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना लेना है। ये ग्लूकोज का आपने स्ट्रक्चर बना लिया, फिर उसके बाद आपने उसकी लिंकेज को शो करने के लिए क्या करना है कि बीटा लिंकेज है तो उसका OH ग्रुप ऊपर बना लिया। इसी तरह इसी को देकर इसका स्ट्रक्चर आपने क्या कर देना है, इन्वर्टेड कर देना है। और आपने याद रखना इधर क्या है, इसका की पॉइंट क्या है कि ये जो ऑक्सीजन यहाँ पे जो मौजूद है इधर ऊपर मौजूद है, तो इधर आपने जहाँ पे इधर हाइड्रोजन मौजूद है वहाँ पे आपने ऑक्सीजन नीचे की तरफ मौजूद कर देनी है। बाकी इसी स्ट्रक्चर को देखकर आपने ये क्या स्ट्रक्चर ड्रा कर लेना है। और उसके बाद आप क्या करेंगे कि ये 4 की पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऊपर लिख देंगे, तो दोनों साइडों पे ऊपर मौजूद है, तो ये कौन सी लिंकेज बन जाएगी, बीटा लिंकेज बन जाएगी। और जब ये लिंक हो जाएंगे तो उसकी वजह से जो लिंक बन रहा है इसे क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। और ये आपके पास कौन से कार्बन के दरमियान बन रही है, C1 और C4 के दरमियान बन रही है लिंकेज, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। और ये किसका स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ये है सेलुलोज का स्ट्रक्चर। और ये भी क्या है, ये भी पॉलीसेकेराइड्स है। और ये जो है आपके पास स्ट्रक्चर मटेरियल है, तो ये सेल वाल की जो कंपोजिशन है, प्लांट की जो सेल वाल बनी हुई है वो सेलुलोज की बनी हुई है। इसी तरह क्या है कि ये आपके पास क्या कोई कलर नहीं देती है आयोडीन टेस्ट के साथ। तो ये तो था सेलुलोज के बारे में। अब हम पढ़ते हैं 4th एग्जांपल कैटिन के बारे में। तो कैटिन जो है वो सेकंड मोस्ट अबंडेंट मॉलिक्यूल है ऑन अर्थ, किसके बाद, सेलुलोज के बाद। सेलुलोज के बाद जो सेकंड मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट है वो कौन सी है अर्थ पर, पॉलीसेकेराइड। तो आपने ये एमसीक्यूज पे आ सकते हैं कि सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट जो है कौन सी मौजूद है। तो अगर तो ये एमसीक्यूज होता है मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट कौन सी मौजूद है, तो आपने हमेशा याद रखना कि सेलुलोज सबसे मोस्ट अबंडेंट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट है या पॉलीसेकेराइड है। और अगर आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से सेकंड नंबर पे कौन सी, तो काइटिन जो है मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट है या पॉलीसेकेराइड है मॉलिक्यूल है ऑन अर्थ। और ये आपको पहले मैंने भी बताया कि काइटिन क्या करती है, ये भी स्ट्रक्चर मटेरियल है। ये सेल वाल बना रहा है फंजाई की, और ये एक्सोस्केलेटन बनाता है आर्थ्रोपोड्स का। जो आपके कीड़े मकोड़े उनका जो है ये में भी क्या है, काइटिन जो है मौजूद है, जो एक्सोस्केलेटन के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। फिर इसके बाद इसको हम काइटिन को जो है दूसरे कह सकते हैं कि ये फंगल सेलुलोज है। और ये किसकी डिराइव हुई है, ये N-एसिटाइल ग्लूकोएसामीन की डेरिवेटिव है। तो इसके अंदर जो है बेसिकली क्या है, N-एसिटाइल ग्लूकोएसामीन जो है मॉलिक्यूल मौजूद होगा। वो देखते हैं कैसे मौजूद है।
अब आप ये देखें, ये भी क्या है, इन्वर्टेड पोजीशन में इनमें भी आप ये देख रहे हैं, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पहले बना लेना है। ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में ये बात आपने याद रखनी है। देखिए 1 या 2 पोजीशन पे क्या है, आपके पास एन एसिटाइल ग्रुप मौजूद है। एन एसिटाइल ग्रुप क्या है, तो आपके पास सेकंड कार्बन पे जहाँ पे पहले हाइड्रोक्सिल ग्रुप, अगर ग्लूकोज की बात करें तो वहाँ पे सिंपल ग्लूकोज की बात करें तो वहाँ पे हमारे पास के इस जगह पे क्या मौजूद होता था, हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद होता था। अब हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद होने की बजाय क्या मौजूद है, आपके पास एन एसिटाइल ग्रुप मौजूद है। और इधर भी आपके पास कौन सी लिंकेज हो रही है, बीटा लिंकेज हो रही है। तो बीटा लिंकेज के लिए क्या है कि क्या होगी कि आपके पास अपराइट और इन्वर्टेड मैनर पे लिंकेज होगी, मतलब अल्टरनेटिव अपराइट एंड इन्वर्टेड मैनर पे क्या होंगे, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स जो हैं, जो ग्लूकोज एन एसिटाइल जो है वो क्या होंगे, आपस में बाइंड करेंगे। तो पहले तो आप यूं ही क्या करेंगे, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना देंगे और जहाँ पे सेकंड कार्बन में जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है उसकी जगह आप क्या लिख देंगे, एन एसिटाइल ग्रुप को अटैच कर देंगे। जब एन एसिटाइल ग्रुप को आप अटैच कर देंगे, इसी तरह इसी जो यहाँ पे ऑक्सीजन मौजूद है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन आ जाएगा इसके इन्वर्टेड मैनर पे, और जो एन एसिटाइल ग्रुप है वो किधर चला जाएगा, अब ऊपर चला जाएगा। क्यों ऐसा हो रहा है, ताकि हम C1 और C4 के दरमियान क्या बना ले, बीटा लिंकेज बना ले। तो अब बीटा लिंकेज के लिए जो हमें क्या करना पड़ा, इसको इन्वर्टेड करना पड़ा, इसे उल्टा करना पड़ा। तो आपने हमेशा की पॉइंट का याद रखना है, पहले आपने ये वाला स्ट्रक्चर ड्रा करना है, फिर आपने इसकी इन्वर्टेड फॉर्म में ये वाला स्ट्रक्चर ड्रा करना है, क्योंकि जब आप बीटा लिंकेज जो शो करने के लिए हमें इसे इन्वर्टेड करना पड़ेगा। फिर इनके दरमियान जो बॉन्ड बनेगा उससे क्या बोलेंगे, बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। और ये क्योंकि इसमें एन एसिटाइल ग्रुप मौजूद है तो इस वजह से ये किसका स्ट्रक्चर है, ये आपके पास काइटिन का स्ट्रक्चर है। तो ये भी क्या है, कंडेंसेशन ऑफ 100 यूनिट्स ऑफ दी ग्लूकोसामीन की जो है वो आपस में कंबाइन करते हैं। कैसे कंबाइन करते हैं, बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनाते हैं और वो जो स्ट्रक्चर बनेगा वो आपके पास किसका बनेगा, काइटिन का स्ट्रक्चर बनेगा। तो आज हमने पॉलीसेकेराइड्स के अंदर जो है डिफरेंट इसकी टाइप्स, इसके फंक्शंस और डिफरेंट एग्जांपल्स को हमने पढ़ा है। तो अब हम नेक्स्ट टाइम जो है प्रोटीन्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।